ओके गाइस, सो वेलकम यू अगेन। ये अपना सी इंटर का चैप्टर नंबर सेकंड जो सप्लाई चल रहा था उसी में ये नेक्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या देखा था, कुछ डेफिनेशंस देखी थी। गाइस आई नीड योर 5 मिनट्स, मैं आपको रिवाइज करा लेता हूँ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने देखी थी गुड्स, अपन ने एक साथ देखी थी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन। गुड्स का मतलब क्या, गुड्स का मतलब क्या, एनीथिंग जो भी मूवेबल हो। ठीक है, जो भी मूवेबल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है वो गुड्स आ जाएगा। ठीक है, सर्विस क्या बोलता है, अदर देन गुड, जो गुड्स के अंदर थी वो सब मेरे अंदर है तो मैं सर्विस हूँ। ठीक है, सब इन दोनों को मिलाकर एक्सक्लूड क्या करना था, मनी एंड सिक्योरिटी, दो चीजें दोनों में एड्स। गुड्स के अंदर एक्सटेंडेबल क्लेम्स और फर्स्ट, और सेकंड क्या थी, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है, ये होगी। और सर्विस के अंदर दो चीज आपको ऐड करनी थी। सबसे पहला क्या था, यूज ऑफ मनी, और सेकंड था कन्वर्जन ऑफ मनी, जहां कंसिडरेशन पेबल हो। ये दो चीजें हो गई। फिर कंसिडरेशन वाली डेफिनेशन में था सबसे पहले, अगर नॉर्मली कंसिडरेशन के अंदर हर एक चीज शामिल होती है, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यू हो या नॉन मॉनेटरी वैल्यू हो, लेकिन अगर कोई एक्ट और फोरबियरेंस हो तो उसके अंदर सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाला हमने पढ़ा था, ऊपर वाला अगर कोई आपको पैसा देता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी, अगर आपको कोई सब्सिडी देता है तो उसको ऐड नहीं करना है। फिर आया था ऊपर वाला, लेकिन छोटा सा, कौन था वो, लैंडलॉर्ड। ठीक है, अगर वहां डिपॉजिट, मतलब आपने कोई डिपॉजिट दिया, अगर वो सर्विस के अगेंस्ट यूज हो रहा तो कंसिडरेशन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हुई। उसके बाद अपने देखी थी बिजनेस की। टोटल 9 पॉइंट थे, लेकिन 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्या था, एनी टाइप ऑफ, क्या था उसके अंदर, क्या था, कोई भी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, वेजर हो, प्रोफेशन हो, वो आ जाएगा। सेकंड क्या बोले थे, ए से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल और अनसिलेटेड। थर्ड क्या बोले थे, ए से रिलेटेड है लेकिन चाहे वो वॉल्यूम में हो या फ्रीक्वेंसी में हो या ना हो। और डी फोर्थ क्या बोला था, जहां से बिजनेस चालू होता है उससे पहले वाला भी आ जाएगा, बिजनेस खत्म होने के बाद वाला एरा भी बिजनेस में रहेगा, जहां पर आप गुड्स की एक्विजिशन करते हो या सप्लाई करते हो। ठीक है, जहां इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। और बाकी की तो आपको पता है, रेस कोर्स वाली हमने देखी थी। ठीक है, पुणे के अंदर जो रेस कोर्स है उसकी, फिर हमने अरिजीत सिंह वाला वो देखा था, गवर्नमेंट वाली एक्टिविटी देखी थी। ये हो गया खत्म। उसके बाद कोई डेफिनेशन बची थी, हाँ, रिसिपिएंट और सप्लायर की। ठीक है, रिसिपिएंट और सप्लायर। तो सप्लायर कौन, जो गुड्स को सप्लाई करता है, ऑफ कोर्स मैं सप्लाई कर रहा तो मैं, और रिसिपिएंट जहां पता है कि कंसीडरेशन किसने दिया है तो वहां पर वो बंदा हो जाएगा रिसिपिएंट। ठीक है, जहां पता है कि कंसीडरेशन आपने दे तो आप हो जाओगे रिसिपिएंट। और अगर जहां पता नहीं कंसीडरेशन किसने दिया, तो जहां पर जिस बंदे को गुड्स या सर्विस अवेलेबल कराई जाती है, जहां डिलीवरी दी जाती है, वो हो जाएगा रिसिपिएंट। आई थिंक ये पूरा के पूरा था। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन ये आपको दिखूंगा। आज का डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। अब क्या है गाइस, अब मेन चीजें चालू हो जाती है। अब आपका ध्यान एकदम अच्छे से होना चाहिए। मेन चीजें क्या स्टार्ट हो जाती है, सबसे पहले ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 7 और 8। सिर्फ बस 2 सेक्शन, मतलब फिर ये तो 10 मिनट का काम है नहीं, ये 2 सेक्शन इन डेप्थ है बहुत, और अपने को तो रिवीजन करने पड़ेंगे, तो अपने को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या बोलता है सर गाइज, यहाँ पर जो सेक्शन 7 है ना, सेक्शन 7 वो क्या बोलता है कि मैं सप्लाई के बारे में सब कुछ बता दूंगा, मैं सप्लाई के बारे में सब कुछ बता दूंगा, मैं सप्लाई की डेफिनेशन बता दूंगा, मैं स्पेशल केस बता दूंगा कि वहाँ ये ऐड करना है, मैं कुछ डिफरेंस बता दूंगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी, और मैं ऐसी भी चीजें बता दूंगा जिनको आपको कभी सप्लाई नहीं माननी है। सर ऐसा भी है कि हाँ ऐसा है। तो गाइस सेक्शन 7। ठीक है, तो मैं आपको एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ कि सेक्शन 7 कैसे चलेगा, एक चार्ट के थ्रू मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सेक्शन 7 क्या है। गाइस ये है सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 7 को हम इसको 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, इवन तो मैं 3 में बांटूंगा। ठीक है, ये छोटा सा आप इसको इग्नोर करना। सबसे पहले क्या बोलता है सेक्शन 7.1। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है सेक्शन 7.1 और 7.2 गाइस, ये 2 में ही मैंने क्यों बांटे, यहाँ एक छोटा सा और आएगा, वो आएगा सेक्शन 7.1 भी। अरे 1 और 2 के बीच में कौन है, 1B। ठीक है, सेक्शन 1B, मैंने 1B ही लिखा है क्या, 1A था। जस्ट मोमेंट गाइस, जहाँ डिफरेंशिएट क्रिएट किए 1A है आई थिंक, या आई एम सॉरी, दिस इज सेक्शन 1A। सॉरी हाँ, माय मिस्टेक, सेक्शन 1A। हाँ, मैं बोला बी तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, सेक्शन 7.1 के अंदर क्या बोलते हैं ये लोग, 7.1 के अंदर क्या बोलते हैं, अरे 7.1 में हम बताएंगे किस किस को सप्लाई में इंक्लूड करना है, और 7.2 में बताएंगे किस किस को एक्सक्लूड करना है, किसको किक मार के बाहर निकालना है कि उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो 7.1 में बोलता है हमको किसको इंक्लूड करना है
और 7.2 में हमें किसको एक्सक्लूड करना है। तो सर 1A का क्या मान, 1A क्या बोलता है, ना तो मैं इंक्लूड का बताऊंगा ना तो एक्सक्लूड का बताऊंगा, मैं बाइफरकेशन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स किसको मानना, सर्विस किसको मानना है। तो एक छोटा सा सेक्शन है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ आप 1 और 2 मानो, ठीक है। तो सेक्शन 1 बोलता है मैं बताऊंगा किसको इंक्लूड करना, सेक्शन 2 बोलता है मैं बताऊंगा किसको एक्सक्लूड करना। सर 2 ही सब सेक्शन है, यस 2 ही सब सेक्शन है, लेकिन फर्दर सेक्शन 7.1, ठीक है, इसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोलता है, हमने पूछा सेक्शन 7.1 तू बता ना तेरे पास क्या, ये बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 3 बेटे जाकर उन तीनों से पूछ। तो हम जाएंगे ए के पास, हम जाएंगे बी के पास, हम जाएंगे सी के पास। ए और बी क्या बोलता है, अरे हम कुछ डेफिनेशन टाइप बताएंगे आपको, कि कंसीडरेशन क्या होता है, ठीक, कंसीडरेशन क्या, सप्लाई क्या होता है, ठीक है। और सी क्या बोलता है, अरे मैं इंक्लूड ही बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी बताऊंगा जो विदाउट कंसीडरेशन होगी। अरे सर क्या विदाउट कंसीडरेशन, क्या बात कर रहे हो आप, ये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही मानो कि सेक्शन 7.1 है जो इंक्लूड करता है, सेक्शन 7.2 एक्सक्लूड करता है। फिर अपन 7.1 ए के अंदर जाएंगे, ए बी सी, ए और बी पढ़ेंगे, उसके बाद सी आपको समझ में आएगा। फिर 7.1 ए तो एकदम अलग ही रह जाएगा, वहां ये बाइफरकेशन बताएगा गुड्स और सर्विस का, और 7.2 एक नेगेटिव लिस्ट हो जाएगी और इससे सेक्शन अपना खत्म है। तो एक ओवरव्यू रहेगा, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई फर्क नहीं है, हम ये पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये तो समझा होगा। सेक्शन 7.1 बोलता है इंक्लूड, सेक्शन 7.2 बोलता है एक्सक्लूड, ए के अंदर 3 पार्ट ए बी सी। तो अपन अब पहला क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 7.1। ऑफ कोर्स ए के अंदर मेन डेफिनेशन है, बी के अंदर एक क्लैरिफिकेशन है, फॉर सी के अंदर बताया गया है कि इस डेफिनेशन का एक्सेप्शन है, उनको भी सप्लाई मानना है। आइएगा इस सेक्शन 7.1 के अंदर ए के ऊपर, पेज नंबर 2.8 आओ। स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखा हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ है सब सेक्शन 7, ठीक है। उसके अंदर आप देखो सप्लाई इंक्लूड्स लिखा हुआ है, उसके अंदर देखो ए पॉइंट लिखा हुआ है, उसके अंदर देखो ए पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है ए पॉइंट के अंदर, क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है गाइस, उन्होंने लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, और बहुत है सच है। अब यहां से अपने डेफिनेशन है, वो बोलते हैं अरे कोई भी टाइप का, चाहे सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर एक्सचेंज हो, लीज हो, रेंटल हो, ठीक है, ये कोई भी एक्टिविटी, और लाइसेंस हो, ये कोई भी एक्टिविटी, ठीक है साहब, ये कोई भी एक्टिविटी हैज मेड और एग्रीड टू बी। सर मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूं, 4 टुकड़ों में इस डेफिनेशन को अपन बांटेंगे। जो पहला अपन ने पढ़ा ना, अरे सेल हो, ठीक है, अरे सेल हो, लीज हो, बार्टर एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, अरे लाइसेंस हो, रेंटल हो, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, मेड और एग्री टू बी गुड, या तो आपने कर दिए है, या आप दोनों ने मिलकर एक वादा किया है कि हम इसको फ्यूचर में करेंगे, एग्री हो गए कि हम इसको मेड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फॉर अ कंसीडरेशन। आप देखोगे आगे लिखी गई एग्री टू बी मेड, इसके बाद आगे लिखा है फॉर अ कंसीडरेशन। तो फॉर अ कंसीडरेशन पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद क्या लिखा, बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर इसका मतलब क्या, मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो, ठीक है। तो डेफिनेशन को 4 टुकड़े में अगर बांटता है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अरे कोई भी किसी भी टाइप की सेल हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, रेंटल हो, लाइसेंस हो, ठीक है, ट्रांसफर हो, ये सब हो जाएगा फर्स्ट है। सेकंड क्या बोलता है, मेड और एग्री टू बी मेड। थर्ड क्या बोलता है, फॉर कंसीडरेशन। और फोर्थ बोलता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर ये तो आपने बता दिया, ये है, अब इसका मतलब ही समझाना है। सर मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी चीज को सप्लाई करना है तो ये चारों पॉइंट होना बहुत जरूरी है। सर पहले आप सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, इनका मतलब तो आपको पता ही है, आगे थोड़ा लिखा हो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेड और एग्री टू मैंने आपको बता दिया, या तो अभी आपने कर दिया या आप फ्यूचर में करोगे। कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब मेन है कि भाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। कई आप आइए आगे चलिए। कई ये तो यहाँ पे मैंने बेसिक दे रखा, फिर आगे देखो एनालिसिस से स्टार्ट किया है, ठीक है। एनालिसिस से स्टार्ट किया है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, पेज 2.12। यहाँ आप आ जाओ। यहाँ मैंने लिखा सप्लाई फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन्होंने क्या लिखा है, द डेफिनेशन सप्लाई बिजनेस सप्लाई के साथ होती है, ठीक है साहब। बोला इंक्लूड्स, ये हो गया, सप्लाई इंक्लूड्स और फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ये हो गया। अरे कुछ भी इन्होंने मेन कहाँ लिखा, अपन सीधा वही चलते हैं ना। एक मिनट, इन्होंने ये रहा,
ये वाला इन्होंने इन द फर्दर्स ऑफ बिजनेस, इन द फर्दर्स ऑफ बिजनेस है ना, इसका मतलब इन्होंने आगे लिखा पेज नंबर 2.18 पे, 2.18 पे आ जाइए आप, 2.18 पे आ जाइए आप, वहां इन्होंने लिखा इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन कोर्स फॉर फर्दर्स ऑफ बिजनेस है वुड कंसिडर द सप्लाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म्स है, बिजनेस को समझने, इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा। मतलब गाइस कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस में फॉलो होती है, बिजनेस की डेफिनेशन अपन देखी थी, कोई भी एक्टिविटी जो उसके अंदर फॉलो होती है ना, वो हो जाएगी इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस, वो हो जाएगी इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगी अपनी डेफिनेशन। बस मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस का मैंने का मतलब ये जो भी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड हो, जो भी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड हो वो हो जाएगी इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस, और जो पर्सनल रिलेटेड हो वो बिजनेस, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगी। ठीक है, तो अपन अपनी डेफिनेशन में जाते हैं। ठीक है, अब सेल, अब कहीं देखो, अब इन्होंने क्या है, पेज नंबर 2.14 पे आओगे तो यहाँ पे भी देखो आप सेल और ट्रांसफर का मतलब लिख रखा, आपको पता होगा यार। बार्टर एंड एक्सचेंज का मतलब भी आपको पता है। अब बार्टर का मतलब भी पता है और एक्सचेंज, अब बार्टर का मतलब क्या है, मैंने आपको पेन दिया, आपने मेरे को ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड दे दिया, तो ये हो गया बार्टर का। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया बार्टर का। एक्सचेंज का मतलब क्या है, आप देखते हो फ्लिपकार्ट अमेजन के ऊपर एक्सचेंज ऑफर आते रहते हैं, तो आपको कोई नया मोबाइल खरीदना उसकी प्राइस है 10,000 और वो अमेजन फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर भी अवेलेबल है, पुराना फोन दो तो 3,000 रुपये लेस कर देंगे, तो ये हो गया एक्सचेंज। मतलब पार्शियली आप अपनी चीज भी दे रहे हो और साथ में कंसिडरेशन भी दे रहे हो, वो हो गया एक्सचेंज। और बार्टर के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होता है इन द मनी, पूरा के पूरा ये चीजों में होते हैं। लाइसेंस, लीज, रेंटल का आपको पता होगा। ठीक है, कंसिडरेशन हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन दे दी, फर्दर्स ऑफ बिजनेस मैंने आपको मतलब समझा दिया। ठीक है, ओके, तो अब अपनी डेफिनेशन यहाँ पे होती है कंप्लीट। मैं अब आपको थोड़ा सा कुछ एनालिसिस कर, गाइस मान लो कोई चीज है, ठीक है, अब किसी भी चीज को सप्लाई करने के लिए क्या सेल वेल तो होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड क्या मेड और एग्री टू बी मेड, या वो कर दे या फ्यूचर में करेंगे। फॉर कंसीडरेशन सर, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं कहलाई जाएगी। और सर मतलब कंसीडरेशन नहीं आया तो सप्लाई नहीं, दैट्स इट, खत्म। और लास्ट में इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस, सर पर्सनल यूज के लिए तो सप्लाई नहीं की जाएगी। सर मान लो कि वो सेल भी है और एग्री टू बी मेड कर दिया हमने, ठीक है, कंसीडरेशन भी दे दिया, लेकिन पर्सनल यूज के लिए है, नहीं कहलाई जाएगी सप्लाई। अरे सर 4 में से 3 क्राइटेरिया फॉलो हो रहे, 1 क्राइटेरिया तो नहीं हो रहा है। अरे भाई नहीं, मना कर दिया ना आपको, 4 में से 4 फॉलो होना बहुत जरूरी है। सर कोई चीज, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे सेल हो गई, ठीक है, और एग्री भी हो गया, बिजनेस के लिए क्या सर, हमने बिजनेस के लिए क्या, लेकिन सर कंसीडरेशन नहीं दिया, तो भाई 4 में से 1 भी नहीं होगा ना, कंसीडरेशन नहीं दिया, सप्लाई नहीं। अरे सर नहीं, लेकिन मन नहीं मानता, ऐसे कैसे? अरे मानना पड़ेगा भाई साहब, मानना पड़ेगा। डेफिनेशन के अंदर ये चारों पार्ट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पार्ट अगर है तो ही सप्लाई, नहीं तो नहीं सप्लाई। ठीक है, समझ गया आपको। अब अगर आप इस चीज को लॉक करके बैठे होंगे तो अपन पता है, ये देखो मैंने यहाँ 7.1c के अंदर लिखा विदाउट कंसीडरेशन, ये इसका एक्सेप्शन है। मतलब 7.1a के अंदर क्या बोलता है, अरे कंसीडरेशन होना मतलब होना, नहीं तो नो सप्लाई। लेकिन 7.1c बोलता है अरे रुक जा, ए को बोलता ए रुक जा, मेरे पास जो मेरे 4 आदमी है, अगर वो कंसीडरेशन नहीं भी देते तो भी उनको सप्लाई मानना है। ठीक है, तो वो अपन आगे बढ़ेंगे, वो इसका एक्सेप्शन है। तो 7.1a के अंदर डेफिनेशन आपको याद हो गई आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया 7.1a के अंदर। फिर 7.1b, आओ वही पे जहां पर अपन ये मास्टर वाला देखे थे, 7.1b पेज नंबर 2.9 के ऊपर। वो क्या बोलता है 7.1 के अंदर, बी क्या बोलता है, अरे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब आपने कुछ सर्विस इंपोर्ट की, लाइक यूएसए से आपने कोई सॉफ्टवेयर सर्विस ली, ठीक है सर, वो हो गया फॉर अ कंसीडरेशन, ठीक है, सब कंसीडरेशन के लिए, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, आप सर्विस को बाहर से कहीं से इंपोर्ट करो, ठीक है, सब इंपोर्ट कर दिया, फॉर कंसीडरेशन पेमेंट देना चाहिए, हाँ सब पेमेंट दे दिया। अब चाहे आप बिजनेस के लिए लो या पर्सनल के लिए लो, अरे सर मेरा कंप्यूटर ना खराब हो चुका था, मैंने यूएसए से ना कोई सर्विस ली, तो भाई तूने पैसा दिया था, हाँ सर दिया, तो ये सप्लाई। अरे सर लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी थोड़ी है, नहीं गाइस 7.1 बोलता चाहे बिजनेस की हो या ना हो, हम इसको सप्लाई मानेंगे। सर ऐसा नहीं चलता है, चलेगा, क्या कर लोगे, चलेगा। ठीक है, तो गाइस 7.1b के अंदर ये डेफिनेशन हो गई, क्या थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन, दैट्स इट, चाहे बिजनेस के लिए यूज के लिए हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये हो गए बी के अंदर। फिर तो हमने 7.1 के अंदर ए देख लिया, बी देख लिया, फिर सी के पास गए, सी के पास बोला हाँ, ए ने बता दिया मेरे पास क्या, बी ने बताया मेरे पास, सी से हमने पूछा अरे क्या रे भाई सी,
अब तू बता तेरे पास क्या है। सी बोलता है सुनो मेरे पास ना 4 आदमी है, मेरे पास मेरी गैंग के 4 बंदे हैं, ठीक है। तो हम बोले ठीक है 4 बंदे, तो हम इसका क्या करेंगे। तो सी बोलता है अगर ये 4 बंदे आपके पास आ जाए विदाउट कंसीडरेशन भी, क्योंकि देखो ए क्या बोलता है 7-1 गाइस, 7-1 के अंदर ए वाला पार्ट क्या बोलता है, ए वाले पार्ट के अंदर डेफिनेशन के 4 टुकड़े कहते हैं, उसके अंदर क्या था कि फॉर कंसीडरेशन होना जरूरी है। तो ये सी क्या बोलता है, अरे रुको ए ने क्या बोला, कंसीडरेशन होना जरूरी, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई। मैं बोलता हूं मेरे 4 बंदे अगर आपके पास आते हैं इवन दो विदाउट कंसीडरेशन आते हैं तो भी आपको उनको सप्लाई मानना पड़ेगा। अरे सर ऐसा थोड़ी, फिर वो ये नाराज हो जाएगा। ए से मैंने बात कर ली है, सी बोलता है ठीक है, ए से मैंने बात कर ली, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भी इस चीज को मान लेंगे। तो गाइस 7-1 ए बी सी, हम भी सी को बोलेंगे अरे बता ना यार वो 4 कहां है, वो 4 लोग है काम को बता। सी बोलते मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसा ही नहीं पड़े, मेरे पास मेरी पॉकेट के अंदर है, मेरे पास मेरी पॉकेट के अंदर है। तो हमने कहा ठीक है निकाल। वो बोला पॉकेट के अंदर भी ऐसे नहीं है, मेरे पास पॉकेट के अंदर शेड्यूल। तो ये जो है ना विदाउट कंसीडरेशन, ये मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास पॉकेट के अंदर शेड्यूल है, मेरे पास पॉकेट में शेड्यूल है, वो नाम है शेड्यूल 1। मेरे पास पॉकेट में क्या है, शेड्यूल 1। तो वो शेड्यूल 1 आपको बताएगा कि क्या क्या विदाउट कंसीडरेशन है, ठीक है सर। तो 7-1 ए समझ गया, बी समझ गया। ए के अंदर डेफिनेशन के 4 पार्ट, कोई भी सेल वेल हो, मेड एग्री टू बी मेड हो फॉर कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, तो हम सप्लाई मानेंगे। बी क्या बोलता है, कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आपने कंसीडरेशन दे दिया, चाहे बिजनेस के लिए लो या ना लो, सर्विस मानेंगे। और सी क्या बोलता है, ए ने बोला ना कंसीडरेशन नहीं तो ये नहीं, बट मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास जो 4 बंदे हैं ना, ये अगर विदाउट कंसीडरेशन हो तो भी आपको इनको सप्लाई मानना है। तो सर इसका मतलब विदाउट कंसीडरेशन मतलब अगर किसी चीज में कंसीडरेशन नहीं तो वो सप्लाई नहीं, हाँ नहीं, लेकिन उन 4 चीजों को छोड़कर अगर ये 4 चीज विदाउट कंसीडरेशन है तो भी उनको सप्लाई मानेंगे। फिर ऐसा क्यों, ऐसा सी ने कहा है, सेक्शन 7-1 के अंदर सी पार्ट ने कहा है। हमने इससे पूछा कहा, ये बोला मेरे पास अभी नहीं, मैं शेड्यूल 1 में बताऊंगा, ठीक है सर। तो अभी हम देखेंगे शेड्यूल 1 के अंदर है 4 चीजें हैं, शेड्यूल 1 के अंदर 4 चीजें हैं, वो चारों के चारों चीजें विदाउट कंसीडरेशन तो भी आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इसके बाद मैंने आपको कहा था ये अपना पार्ट पूरा हो जाएगा इंक्लूड वाला। फिर अपन चलेंगे यहाँ 7-1 ए के अंदर। 7-1 ए से पूछा भाई तेरे पास क्या, ये बोला मैं कुछ चीजों को गुड्स और सर्विस में अलग अलग क्लेरिफाई करूंगा। हमने कहा बता, वो बोला मेरे पास नहीं, मेरे पॉकेट में है। हमने कहा तेरे पॉकेट में है क्या, वो बोला मेरे पॉकेट में शेड्यूल सेकंड, मेरे पॉकेट में शेड्यूल सेकंड, वो पूछना। हमने कहा ठीक है। हम गए 7-2 के पास, क्या हम 7-1 से हो आए, 7-1 ए से हो आए, एक तू ही आखिरी बचा है, बता दे तेरे पास क्या। ये बोला एक्सक्लूड, ये बोला मेरी गैंग के बंदे ना, ये चाहे 7-1 ए को सेटिस्फाई करे, बी को करे, सी को करे, 7-1 ए को करे, अरे किसी को भी करे, इन बंदों को आप कभी सप्लाई नहीं मानोगे, मेरे लोग है वो। खबरदार अगर आपने उनको सप्लाई मान ली और जीएसटी ले ली। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे बता कौन है। वो बोले नहीं मेरे पास पॉकेट में। हमने कहा रुक, हम बताते पॉकेट में क्या है। हमने कहा यार यहाँ शेड्यूल 1, यहाँ शेड्यूल 3। हमने कहा तेरे पास शेड्यूल 3 है ना, सी बोला यस मेरे पास शेड्यूल 3 है। तो गाइस ये पूरा के पूरा ओवरव्यू हो गया है। सेक्शन 7-1 के अंदर पहले इंक्लूड्स में बोला ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी। हमने ए बी को पढ़ लिया डेफिनेशन वाले पार्ट से दोनों। फिर सी के अंदर हमने बोला, सी बोला विदाउट कंसीडरेशन भी होगा शेड्यूल 1। 7-1 ए क्या बोलता है, मैं अलग अलग करके बताऊंगा, गुड्स और सर्विस को, वो होगा शेड्यूल 2 में। और सेक्शन 7-2 बोलता है एक्सक्लूड, इनको नेगेटिव लिस्ट में रखो, वो हो जाएगा शेड्यूल 3 के अंदर। तो अब हमको क्या पढ़ना, शेड्यूल 1 पढ़ना, सेकंड पढ़ना, 3 पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 7 खत्म। और मैं आपको बताऊँ ना, शेड्यूल 1, 2, 3 ये 3 चीजें पढ़ लो, चैप्टर 80 to 85% चैप्टर खत्म। और सर खत्म, हाँ खत्म। इसके बाद आपका रहेगा सिर्फ सेक्शन 8। सर बस इतना छोटा चैप्टर, भाई साहब ये शेड्यूल 1 तो फिर भी ठीक है, ये भी तो ये थोड़ा लेंदी है और ये भी तो लेंदी है। और सर उसके अलावा हमको ये शेड्यूल 1, सेकंड, थर्ड याद करने हैं। और सर याद तो होते नहीं, अरे डोंट बी वरी, ये डेफिनेशन जैसे आपको थोड़ी बहुत याद हो गई होगी, वो पीछे वाली 4-5 डेफिनेशन याद हो गई होगी, बी वाली अब आपको थोड़ी पता है, ऐसा करके ये सब कुछ याद होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं शेड्यूल 1 के ऊपर। हम गए शेड्यूल 1 के पास कि भाई बता फिर क्या है। आ जाइए पेज नंबर 2.9 पर आप देखिए नीचे। गाइस अब आप बोलोगे सर आपने ये देखो 2.8 के ऊपर आपने ए वाला बता दिया, बी वाला बता दिया, सी बता दिया, 1A मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 7-2 मैंने आपको बता दिया। सर ये सेक्शन 7-3 क्या है। सर सेक्शन 7-3 ये क्या बोला, गवर्नमेंट इन फ्यूचर कभी भी कोई भी नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर वो बता सकती है नॉट अ सप्लाई, या मतलब वापस नेगेटिव लिस्ट और बता सकती है, ठीक है सर हम समझ गया, ठीक है।
तो वहाँ कोई और है नहीं, तो 7.3 काम का नहीं है। फिर हम चले शेड्यूल 1 के पास। शेड्यूल 1 देखो लिखा हुआ है 7.8 के 2.9 पेज नंबर 2.9 के ऊपर ही इन्होंने क्या लिखा है, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर ये बोले 4 एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी पढ़ो, क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स है वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। सर मैं समझ में नहीं आया, डोंट बी वरी, तोड़ते। क्या बोला इन्होंने, परमानेंट ट्रांसफर। अरे परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तूने, जैसे मैंने इस मार्कर का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, किसका ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जो मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ये मेरी बिजनेस एसेट्स है, ये मेरी बिजनेस एसेट्स है। अरे मैंने इसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया किसी को भी, मैंने कहा जा ले जा ये काम कर, ले जा जिसके ऊपर ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, जिसके ऊपर मैंने फ्यूचर में, मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 साल पहले ये बोर्ड खरीदा, उसके ऊपर मैंने आईटीसी ले ली, मैंने इस बोर्ड के मजे उठा लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोर्ड को परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो गाइस जीएसटी के अंदर पहले कैसे कहते हैं, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। तो मैं क्या करता गाइस, इस बोर्ड को उठाया, मैंने अपने भाई को ट्रांसफर कर दिया, भाई ने फिर मैंने भाई को बोला बिल का अमाउंट 0 रुपए, जहाँ 1 रुपए भी नहीं चाहिए, तू मेरा भाई है। अब गाइस इससे क्या होता था कि मैं अपने बिजनेस असेट्स को बिजनेस से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस को बाहर निकाल रहा हूँ। और जैसा भाई, मैं और भाई एक ही घर में रहते, अब ये मेरे भाई के घर पे जाएगा, मतलब मेरे घर पे, तो बिजनेस से बाहर निकल कर ये चीज़ मेरे घर पे पहुंच गई। सर आप बोलोगे इसमें क्या गलत है? गलत ये है गाइस, मैंने बिजनेस में जब इसको खरीदा ना, तो मैंने इसके ऊपर आईटीसी ले रखी है, गवर्नमेंट ने मेरे को आईटीसी क्यों दी थी? गवर्नमेंट ने आईटीसी ये सोच के दी थी कि हाँ ये बिजनेस के अंदर इस एसेट्स को यूज करेगा, उससे कुछ सेल जनरेट होगी, उससे हमको रेवेन्यू मिलेगा। और तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस में खरीदा, किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हो और उसको बिजनेस से बाहर निकाल रहे हो, बिजनेस में आईटीसी के मजे ले लिए और अब तुम ऐसे ही जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ओए रुक जीएसटी दे, इसके ऊपर जीएसटी दे। और हमने कहा ओए गवर्नमेंट, सेक्शन 7(1) क्या बोलता है, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। गवर्नमेंट बोलती अभी रुक, और तू मेरे से पंगा लेता, मैंने लॉ बनाया, मेरे से पंगा, इट्स लाइक मेरी बिल्ली मेरी सींग में हूं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमने इसको शेड्यूल 1 में डाल दिया है, जहां पर चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, उसको सप्लाई माननी है, जीएसटी देनी है, अब ला जीएसटी टू, ठीक है गाइस। तो ये इसके पीछे की पूरी थीम रहती है, ओके। तो फर्स्ट क्या था, कोई भी बिजनेस है तो परमानेंट ट्रांसफर, तो इसका मतलब क्या था, आप अपना, अगर आपको मान लो ये इंग्लिश के अंदर याद ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना हिंदी में याद रखो, चीजें याद होनी चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब हिंदी में कैसे याद रखना है कि जैसे यहाँ क्या था, सबसे पहले कि कोई भी बिजनेस एसेट्स जिसको मैंने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, जिसके ऊपर मैंने पहले आईटीसी ले रखी हो, ये इंग्लिश में बोलूँ तो अरे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ एनी बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। सर इसमें एक भी अगर ना हो, मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। सर बिजनेस एसेट्स नहीं है, पर्सनल एसेट्स नहीं आएगा। सर मैंने इसके ऊपर आईटीसी नहीं ली थी, अरे अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी नहीं ली तो भले आप इसको 0 रुपए में ट्रांसफर करो ना, फिर आप टैक्स क्यों दोगे? मान लो गाइस आपने इसके ऊपर आईटीसी नहीं ली पहले, ठीक है, अब आप भैया को ट्रांसफर करो 0 रुपए में, अब गवर्नमेंट आती है, रुक कहां जा रहा है, दे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है ना, सप्लाई अदर टैक्स से। आप क्या बोलोगे, भाई साहब आपने शेड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा था, कि उसके ऊपर आईटीसी ले रखी होनी चाहिए, अरे मैंने आईटीसी ली नहीं, जब मैंने खरीदा तब भी मैंने इसके टैक्स के मजे नहीं लिए, तो अब मैं आपको टैक्स क्यों दूं? तो गवर्नमेंट को समझता ओके, मतलब गाइस जब आपने खरीदा तभी भी इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के मजे नहीं लिए, मतलब आपने स्टार्टिंग में मजे भी नहीं लिए, तो अब आप जब जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती टैक्स देने की। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर आईटीसी ले रखी थी तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर टैक्स देने की। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझा होगा, ठीक है गाइस। तो मतलब कोई भी परमानेंट ट्रांसफर करो बिजनेस एसेट्स का, ठीक है, चाहे विदाउट कंसिडरेशन करो, सप्लाई लगेगा, जीएसटी आएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको आईटीसी पहले ले रखी हो तो ही आएगा। फर्स्ट खत्म। सेकंड क्या बोलता है, और सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकंड क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है, और बोथ है, ठीक है, बिटवीन रिलेटेड पर्सन है और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन है, और जो भी है, हाँ, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। सर क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या समझो नहीं, ये क्या बोलते हैं, कोई भी सप्लाई, इसको मैं मिटा लेता हूँ ना, है ना, अच्छे से समझाएंगे आपको। ये क्या बोलते हैं गाइस, ये क्या बोलते हैं, आपने क्या किया, जैसे ये हो गए आप, और ये आप ही के वो, आपके वो, ठीक है, आपने इनको कोई भी सप्लाई की,
उसके ऊपर कंसीडरेशन रखा जीरो, कंसीडरेशन रखा जीरो। और ये या तो है आपके रिलेटेड पार्टी, ये तो है आपके रिलेटेड पार्टी आरपी, या ये है आपके लिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीडीपी लिखा होगा यहाँ पे इन लोगों ने, डिस्टिंक्ट पर्सन लिखा सिर्फ डीपी, ये है आपके डीपी। सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? वेट अभी हम आपको पता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो अगर ऐसा कुछ है, आपने रिलेटेड पार्टी को कुछ ट्रांसफर किया, 0 रुपए लिया, या डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन को ट्रांसफर किया, 0 रुपए लिया, लेकिन क्या बोलते हैं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सब बिजनेस से कुछ रिलेटेड होना चाहिए। पर्सनल आपने कुछ किया तो चलेगा, अरे पर्सनल यार, मैं मेरी रिलेटेड पार्टी को पर्सनल कुछ भी ट्रांसफर कर लूँ, मैं चाहे उसको गिफ्ट दूं, कुछ भी दूं, यार आपको क्या लेने देना? आप ऐसे हर चीज में टांग थोड़ी अड़ा सकते हो कि जीएसटी दो। हाँ, बिजनेस के लिए ट्रांसफर करूंगा तो आप जरूर आना। तो यहां पर क्या है, मैं मेरी रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन को कुछ भी ट्रांसफर करूं, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस, जीएसटी आएगा। दो चीज जब आपको समझनी है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पार्टी, व्हाट डू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। पहले आपको क्या समझाओ, डिस्टिंक्ट पर्सन समझा दो गाइस। सेक्शन 25 देखो क्या होता है गाइस, थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन 25 के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ी थीम समझाता हूँ। मान लो ये हूँ मैं, कैसा भी दिख रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो नेवर माइंड, ठीक है। ये वो मैं हूँ मैं। गाइस एक बंदे का पैन नंबर कितना होता है? मैं ललित, तो मेरा पैन नंबर हमेशा एक ही रहेगा, पूरी लाइफ के अंदर मेरा इंडिविजुअल का पैन नंबर एक ही रहेगा। तो मेरे पास मेरा पैन नंबर है, ठीक है सर, है। मेरी एक जो बिजनेस है, एक बिजनेस की ब्रांच है, वो है राजस्थान के अंदर, अरे मैं बोला बिजनेस बढ़ाऊंगा, एक ब्रांच महाराष्ट्र के अंदर, एक ब्रांच गुजरात के अंदर, ठीक है। 3 ब्रांच में अलग अलग रख ली। जीएसटी के अंदर प्रोविजन क्या पता है, जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे ना, अरे एक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। सर मैं इन तीनों का मालिक तो मैं ही हूं ना, मैं ललित, मैंने ले लिया ना पैन नंबर है, मैंने राजस्थान में ले लिया ना, अब मेरे को महाराष्ट्र और गुजरात में भी बिजनेस करने दो ना मुन्ने ना। राजस्थान के अंदर अलग रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र में अलग रजिस्ट्रेशन, गुजरात में अलग रजिस्ट्रेशन। सर तीनों का जीएसटी नंबर अलग अलग मिलेगा? ऑफ कोर्स, अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग जीएसटी नंबर, ठीक है। तो गाइस रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो स्टेट वाइज मिलता है, रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है हर एक स्टेट के अंदर। सर ऐसे तो मेरे ना 28 स्टेट के अंदर, सभी स्टेट के अंदर बिजनेस है, सभी स्टेट के अंदर। अब बोलोगे 29 स्टेट थे, 29 स्टेट पहले थे, जम्मू एंड कश्मीर वाले को यूटी बना देगा या तो 28 हो गए, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा था मैं, हाँ सभी स्टेट के अंदर गाइस आप बोलोगे मेरे बिजनेस की ब्रांच है तो सब में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यस सब में रजिस्ट्रेशन, सब में अलग अलग रिटर्न, सब कुछ आपको अलग अलग झंझट करनी पड़ेगी। तो 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, ठीक है सर, ले लिए। ये ना जीएसटी वाले क्या बोलते हैं, देखो चाहे आपने 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए, तीनों का मालिक कौन? सर मैं ललित। तो मतलब इवन दो जीएसटी नंबर के हिसाब से ये तीनों बिजनेस अलग अलग होंगे, जीएसटी बिजनेस के हिसाब से ये तीनों बिजनेस अलग अलग होंगे, अरे लेकिन इन तीनों का जो मालिक है एक ही दिल, एक ही आत्मा, एक ही जान है ना। इन तीनों का मालिक तो मैं ही हूं, तो भाई साहब एक ही आत्मा है, एक ही दिल और एक ही तो जान है, अलग अलग तो है ही नहीं। तो मैं कुछ भी किधर भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकता हूं ना। मान लो मेरी राजस्थान ब्रांच के अंदर बहुत ज्यादा आईटीसी पड़ी, ठीक है, आईटीसी बहुत ज्यादा पड़ी मेरे यहाँ पे, और गुजरात में बहुत ज्यादा सेल हो रही, तो मैं क्या करूंगा, गुजरात से गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर कर लूंगा और मैं यहां से सेल करूंगा, ताकि मैं आईटीसी को यूटिलाइजेशन करवा सकूं। तो भाई साहब मैं तो ऐसे खेलूंगा ना, ऐसे मैं तो खेलना चालू कर लूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, रुको, तुम तीनों चाहे जीएसटी में अलग अलग होंगे, दिल दिमाग आत्मा एक है, तो तुम तीनों ना आपस के अंदर डीपी कहलाओगे। तुम तीनों आपस में क्या कहलाओगे, डीपी। यार डीपी का मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको कोई डीडीपी भी बोलते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब तुम तीनों एज अ रिलेटेड पार्टी माना जाओगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। और ये जो सेकंड प्रोविजन है ये क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट पर्सन। ये जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है इनके बीच में अब जैसे देखो गुजरात से राजस्थान मैंने गुड्स ट्रांसफर करवाया था, कंसीडरेशन मैंने ले लिया 0, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगी। लेकिन शेड्यूल सेकंड क्या बोलता है कि ये दोनों डीपी है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, हाँ सर है, कंसीडरेशन ठीक है, हाँ ये दोनों डीपी है, बिजनेस के लिए ट्रांसफर किया, हाँ सर क्या, सप्लाई मानेंगे, टैक्स लेंगे, सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर टैक्स लेंगे, चाहे कंसीडरेशन 0 हो, ठीक है। तो एक तो हो गया डीपी और एक सेकंड है रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट। अब सर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या, ये भी एक गाइस काफ़ी लॉ के अंदर अलग अलग डेफिनेशन है, तो ये भी आपको थोड़ा सा
आप भी इसका भी कंपेरेटिव चार्ट बना लेना, है ना, जहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हर एक में कन्फ्यूजन होगा फिर ये किस में क्या। आ जाइए पेज नंबर 2.24, पेज नंबर 2.24 के ऊपर, वहाँ इन्होंने दे रखी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। सर इवन तो बहुत बड़ी है बट ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आप करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी में क्या, सच पर्सन आर ऑफिशियली डायरेक्टर, ठीक है, एक दूसरे बिजनेस की कोई ऑफिसर्स या डायरेक्टर है वो रिलेटेड पार्टी आ जाएंगे। जो लीगली जो पार्टनर है, जो लीगली पार्टनर है वो आ जाएंगे। सच पर्सन जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है उनको भी रिलेटेड, बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है, आप पढ़ लेना इसको, नॉट मच इंपॉर्टेंट। कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पार्टी, ठीक है, वो डायरेक्टली 25% से ज़्यादा कंट्रोल करती है तो वो थर्ड पार्टी भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। कोई भी वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, ठीक है, एक भी दोनों में से, जैसे मैं और मेरे पार्टनर में से एक भी किसी को कंट्रोल कर रहे तो हम दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। सच पर्सन किसी को कंट्रोल करते वो भी हो जाएगा। सच पर्सन मेंबर ऑफ सेम फैमिली वो आ जाएंगे। और कोई सोल एजेंट, कोई भी सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशन, मतलब एक होता है एजेंट, एक होता है सोल एजेंट। सोल एजेंट मतलब तू सिर्फ मेरा, एजेंट मतलब तू मेरा भी है, एजेंट मतलब कि तू मेरा भी है। लाइक ये होता है ना एजेंट, जैसे मैं किसी का एजेंट हूँ तो मैंने 4-5 एजेंसी ले रखी तो मैं सबका एजेंट हूँ। अब ये तो हो गया मैं एजेंट। मैं बोलता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पार्ले का सोल एजेंट हूँ, मतलब मैं सिर्फ पार्ले का, मैं किसी का नहीं। तो सोल एजेंट को यहाँ इंक्लूड किया, एजेंट को नहीं किया। तो ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। ओके, फिर डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे, आप वहाँ पे आ जाओ। डिस्टिंक्ट पर्सन से कुछ एग्जाम्पल है। क्या क्या दे रखा इन लोगों ने, आओ पेज नंबर 2.25 पे एग्जाम्पल के नीचे अंदर लिखा है। इन्होंने क्या बोला, एक पर्सन का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर और रजिस्टर्ड ब्रांच है बंगाल के अंदर। ऑफकोर्स दो अलग अलग राज्य में तो क्या डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। फिर सेकंड मैं सिर्फ फोटो के ऊपर जा रहा हूँ ना, पेज नंबर 2.26 पर जो फोटो बन रखी है उसके ऊपर, एक का रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र के अंदर और एक का है अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है उत्तराखंड के अंदर। सर एक तो जैसे मेरे ये बिजनेस है 3, ये है रजिस्टर्ड, ये है अनरजिस्टर्ड, क्या ये डीपी मानेंगे? हाँ ये तो भी डीपी माने जाएंगे, हाँ ये तो भी डीपी माने जाएंगे, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। और फिर वो हो गया वही, चाहे अलग अलग हो। मेरा रजिस्टर्ड लखनऊ के अंदर फैक्ट्री है और दिल्ली के अंदर शोरूम है, मतलब सेम लाइन के अंदर नहीं है। एक हो गई फैक्ट्री, एक हो गया शोरूम। फैक्ट्री तो पीछे काम करती, शोरूम आगे फ्रंट के अंदर रहता है, तो भी डीडीपी माने जाएंगे। और फिर क्या बोला, मेरी फैक्ट्री है लखनऊ के अंदर और मेरा कानपुर में शोरूम है, क्या ये डीपी माना जाएंगे? नहीं माना जाएंगे। सर क्यों? लखनऊ और कानपुर दोनों यूपी में है, तो एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो एक ही स्टेट के अंदर है ना, तो वो डीडीपी नहीं माना जाएंगे। ओके, अलग अलग स्टेट वाले माने जाते हैं। ओके, सो आई थिंक ये आपको सेकंड भी कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला था। अब आ जाइए अपन वापस वही पेज नंबर पे। अपन आगे देखो गाइस, जो यहाँ पर ये मेन लिख रखा है ना पेज नंबर 2.89 के ऊपर टेबल, मैं मतलब यहाँ से आप अपन एक चीज़ उठा रहे हैं, पूरा के पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जहाँ से रेलेवेंट चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि पीछे की चीज़ें कवर नहीं हो रही, वो मैं आपको यहीं पे पूरा के पूरा बता रहा हूँ। तो गाइस आपको जो जितना एग्जाम या जितना आपको नॉलेज के लिए चाहिए, मैं पूरा के पूरा आपको बोल के ही बता रहा हूँ। और कुछ डेफिनेशन है तो मैंने आपको पीछे ले गए थे, तो पीछे वाला पार्ट भी अपना कवर अप हो रहा है। तो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई इम्पोर्ट, सेकंड हाँ। तो फर्स्ट अपनी क्या थी, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स है, जिसके ऊपर आईटीसी लिखी। सेकंड क्या है, सप्लाई। सेकंड क्या है, सप्लाई बिटवीन किन किन के बीच में, किन किन के बीच में, रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई सप्लाई हो, बिजनेस के लिए हो, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्सेप्शन दे रखा पेज नंबर 2.10 पाओ, प्रोवाइडेड गिफ्ट नॉट एक्सेडिंग 50,000 रुपीज है एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय। एक इन्होंने चीज क्या बोली गाइस, कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को एक साल में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देता है, 50,000 तक का अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। 50,000 से ऊपर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना होगा, मान लो 51,000 का दिया, कितना हो जाएगा, पूरा के पूरा 51,000 तक कोई एक रुपये भी नहीं, 1 रुपये भी टैक्सेबल नहीं होगा। 51 और 50 से ऊपर जैसे भी गया, 51,000 भी गया तो पूरा के पूरा 51,000
सप्लाई मान लेंगे, टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय, तो यहाँ पर सेकंड के अंदर एक्सेप्शन क्या रखा, अगर कोई एम्प्लॉय को 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देता है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, सेकंड हो गया। थर्ड आ जाइए, थर्ड क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। थर्ड क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स है बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है साहब, ये हो गया। और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेदर एजेंट अंडरटेक्स द रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या सर, प्रिंसिपल से एजेंट को ट्रांसफर हो रहा है या एजेंट से प्रिंसिपल को ट्रांसफर हो रहा है। सर प्रिंसिपल से एजेंट का ट्रांसफर तो हमको पता है कि क्या है कि ये प्रिंसिपल जैसे मान लो कि मेरा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे पार्ले का शोरूम है, ठीक है, मान लो कि यहाँ हम पार्ले का शोरूम है, ठीक है, उसका मैं पार्ले वालों का एजेंट हूँ। पार्ले वाले मेरे को माल भी सेंड करते हैं, मैं आगे वापस माल सेंड करता हूँ, मैं आगे वापस माल सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल टू, तो मैं और पार्ले का रिस्पॉन्स देगा प्रिंसिपल, तो हमेशा प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स बेचता है, तो ये हो जाएगा। सर एजेंट प्रिंसिपल को कैसे बेचता है, फॉर एग्जाम्पल का आप ये देखते हो, गृह उद्योग होते छोटे छोटे, ये पापड़ ये घर से पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, तो एजेंट, तो इन्होंने क्या लिए, कंपनीज जो ये लेती है ना, इन्होंने अपने एजेंट बिछा रखे। तो मैं जाऊंगा घर से वो पापड़ कलेक्ट करूंगा और मैं अपने प्रिंसिपल को दूंगा, ये वहां से पेमेंट लेकर उनको दूंगा। तो प्रिंसिपल से एजेंट हो या एजेंट से प्रिंसिपल हो, दोनों के दोनों यहाँ विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी सप्लाई मानी जाएगी। एक एक्सेप्शन यहाँ पे रहता है, जैसे मेरा प्रिंसिपल ने मेरे को कुछ गुड्स दिया, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को कुछ गुड्स दिया, एक दिया आप यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स ही, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो उसको नहीं मानेंगे। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को गुड्स दिए, ठीक है, अब मैंने क्या किया, आगे प्रिंसिपल ने मेरे को बिल दिया, मैंने प्रिंसिपल के बिल के नाम के ही आगे ट्रांसफर कर लिया, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी मेरे से और आगे वाले बंदे से, क्या, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल से लिया, प्रिंसिपल का ही दे दिया, मैंने प्रिंसिपल का लिया। लेकिन सेकंड केस के अंदर मैंने प्रिंसिपल से लिया, आगे मैं ट्रांसफर करूं तो मैं खुद का बिल बना रहा हूं, मेरे नाम का बिल बनेगा, तो यहां पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई, उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। तो थर्ड के अंदर क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स है, किससे, प्रिंसिपल से एजेंट से और एजेंट से प्रिंसिपल से। लेकिन प्रिंसिपल से एजेंट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो गुड, तो सप्लाई तब कब मानेंगे, जब एजेंट आगे अपना इन्वॉइस दे रहा है। अगर एजेंट प्रिंसिपल का इन्वॉइस फॉरवर्ड कर रहा है तो वो सप्लाई नहीं मानेंगे। थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। फिर फोर पॉइंट और सर क्या लिखा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये हमने पढ़ा ना यार, ये हमने 7(1)(b) में पढ़ा ना, तो ये वापस क्यों आ गया। अरे ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस अलग है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसके लिए थी, वहां कंसिडरेशन था, हाँ सर था, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो। तो अगर फॉर कंसिडरेशन, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन हो तो 7(1)(b) के पास जाना है, उसकी कंडीशन देखनी, और कंसिडरेशन नहीं हो तो यहाँ आना है। तो पहली बात तो ये, यहाँ कौन सी इंपोर्ट ऑफ सर्विस आएगी, शेड्यूल 1 में, जो कंसिडरेशन नहीं हो, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी से ही आएगा, फॉर एनी ऑफ अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ इन्होंने दो चीज बोली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है ही है, लेकिन एक तो रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए, रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ पूरी की पूरी चीजें। गाइस हमने सेक्शन 7 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा 1, ठीक है, सेक्शन 7 ये 1 ही चल रहा है, मैं यहाँ 1 को बीच में ला रहा हूँ। 1 हमने इसके अंदर ए पढ़ा, हमने इसके अंदर बी पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं सी। इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 में फोर्थ पॉइंट क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और यहाँ बी के अंदर भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। लेकिन ये जो यहाँ पे जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो देखो यहाँ पे जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, यहाँ कंसिडरेशन शामिल है और यहाँ कंसिडरेशन नहीं है। तो गाइस आपको देखना, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपके सामने है, सबसे पहले आपको देखना कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो फिर आपको 7(1)(b) में जाना और बी की कंडीशन देखना है, फॉल करे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो आपको यहाँ आना है, शेड्यूल के अंदर आना, शेड्यूल 1 में पैरा 4 के अंदर, और यहाँ आपको कंडीशन देखना है। मान लो अगर कंसीडरेशन है तो यहाँ अपन बी वाली क्या शर्त थी साथ में, कि कंसीडरेशन है, ठीक है, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। और अगर कंसीडरेशन नहीं है तो उसके लिए आगे क्या कंडीशन थी, 2 कंडीशन, एक तो वो रिलेटेड पार्टी से होना चाहिए और एक बिजनेस के होना चाहिए। सर कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन रिलेटेड पार्टी से भी नहीं है, मैंने किसी भी कंपनी ने मेरे को ऐसे ही फ्री में सर्विस दे दी, क्या वो सप्लाई मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे सर कंसीडरेशन नहीं है लेकिन रिलेटेड पार्टी से ही है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल सर्विस ली। अरे भाई साहब रिलेटेड पार्टी से पर्सनल सर्विस लो ना, उसके ऊपर हम क्यों जीएसटी लेंगे। तो यहाँ अगर कंसीडरेशन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कंसीडरेशन है तो बी वाले में जाना, 7(1)(b) के अंदर। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो आपको शेड्यूल के अंदर जाना है, तो आपको 7(1)(c) के अंदर, फिर शेड्यूल 1 आता है, फिर 4th पैरा में जाना है, जहां विदाउट कंसीडरेशन है। तो 2 चीजें आपको देखनी है, ठीक है, क्या, एक तो रिलेटेड पार्टी से होनी चाहिए और एक बिजनेस के लिए लेनी चाहिए।
गॉट इट। तो चारों के चारे अपने कंप्लीट हो गए। तो सेक्शन 7 अब पूरे एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 7(1) और 7(2). 7(1) क्या बोलता है? इंक्लूड। 7(1) क्या बोलता है? इंक्लूड। इसके अंदर कितने बेटे? 7(1) के कितने बेटे? ए बी सी। ए क्या बोलता है? ए के अंदर एक डेफिनेशन जिसके अंदर 4 टुकड़े के। सबसे पहला वाला पार्ट कहता एनी काइंड ऑफ, क्या कहता? अरे सेल हो, ट्रांसफर हो, लीज हो, एक्सचेंज हो, ठीक है, रेंटल हो, लाइसेंस हो, ठीक है, कोई भी ये हो। उसके बाद क्या? मेड और एग्री टू बी मेड, या तो आपने कर दिया या एग्री किया है, ठीक है, उसके करने के लिए, तो मेड और एग्री टू बी मेड। थर्ड क्या था? फॉर कंसिडरेशन। थर्ड क्या था? फॉर कंसिडरेशन। और फोर्थ क्या था? फोर्थ क्या था? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या? ये बी के अंदर क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर बी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये कंसिडरेशन वाली थी, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है इन, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, ये हो जाएगा बी। सी के अंदर के सी क्या बोलता है? अरे मेरे ये चार लोग चाहे ये आपको कंसिडरेशन दे या चाहे कंसिडरेशन ना दे, क्या चाहे कंसिडरेशन दे या चाहे कंसिडरेशन ना दे, इनको सप्लाई मानना है। क्या क्या था गाइस? याद करो। सबसे पहले क्या था? अरे बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर दे जिसके ऊपर आईटीसी ले ली, मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। फर्स्ट खत्म। सेकंड क्या था? अरे वो रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो एनी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन जो बिजनेस के लिए चाहिए। थर्ड क्या था? अरे प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, दोनों के, लेकिन प्रिंसिपल टू एजेंट के बीच में कब होगा? जब एजेंट आगे अपना इन्वेस्ट देता है, प्रिंसिपल का इन्वेस्ट देता तो सप्लाई नहीं मानेंगे। और फोर्थ क्या था? अभी हमने पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस जहाँ कंसिडरेशन नहीं है, दो चीज होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी से हो और बिजनेस के लिए हो। हमने जो पैरा सेकंड पढ़ा वहाँ हमने एक एम्प्लॉयर वाला पॉइंट पढ़ा। क्या था गाइस? वो 50,000 रुपए तक की सर्विस को हम सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे। तो गाइस 7(1) कंप्लीट, 7(1) पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके अंदर ए बी सी कंप्लीट शेड्यूल 1 के साथ। आई होप आपको समझा होगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ग्रुप भी बना रहे हैं हम, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या आप मेल के द्वारा भी पूछ सकते हो। जो भी आपको रहेगा आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। अब आप एनालिसिस में देख लो 2.10 से मैं देख लेता हूँ कि हाँ हमने हर एक चीज़ को कवर कर दिया है। कुछ आपके लिए रहा तो नहीं है जो आपको लिए इंपॉर्टेंट था। ये डेफिनेशन देख ली है, फॉर्म ऑफ सप्लाई हम बेसिक था, कंसिडरेशन वाला पूरा बता दिया, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी देख लिया था हमने। ये लेविड वाला क्या है? कुछ नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई लेविड होनी चाहिए। हाँ डीम्ड सप्लाई, हाँ ये रिएक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आप एक बार यहाँ से पढ़ लोगे तो आपको सब समझ आएगा। इवन तो पूरा का पूरा डिस्कशन अपने कर लिया है, कुछ छोड़ा तो नहीं है, ये पक्का बोल सकता हूँ मैं। प्रिंसिपल टू ये वाला भी हो चुका है। डेल क्रेडिट कमीशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अभी अपन इसको लास्ट में देखेंगे, डेल क्रेडिट वाला को, ठीक है। जो कमीशन वाला है पैरा 4 भी मैंने आपको बता दिया। एक आ जाइए 2.35 पे, 2.35 पेज नंबर पे इन्हें लिखा है कोई सेल प्रमोशन स्कीम है ना गाइस, कोई सेल प्रमोशन स्कीम के छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। देखो क्या लिखा है इन्होंने। सबसे पहले देखो फ्री सैंपल एंड गिफ्ट करके एक सिंबल है, उसके पास लिखा फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, सैंपल्स विच आर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट कंप्लाई सप्लाई एक्सेप्ट वेयर फॉर। मतलब क्या बोलते हैं गाइस, अगर आपने कोई भी सैंपल फ्री दिया तो वो, क्योंकि अब देखो कोई भी सैंपल फ्री दिया, क्या कंसिडरेशन है? नहीं है, तो नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, नॉर्मल करना है। लेकिन अगर वो शेड्यूल 1 के अंदर फॉल करता है, तो सब मान लेंगे। तो ये कोई एक्स्ट्रा है नहीं, मतलब जो अपन नॉर्मल करते वही करते, कंसिडरेशन नहीं है तो अपन सप्लाई नहीं मानते। सिर्फ एक बार शेड्यूल 1 चेक लेते, वहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, वहाँ आ रहा है तो हम उसको मान लेते, ठीक है। फिर इन्होंने बोला बाय 1 गेट 1 वाला, इन्होंने क्या बोला? बाय 1 गेट 1 है, सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट, मतलब क्या है? बाय 1 गेट 1 में क्या है गाइस? एक लो दूसरा फ्री, तो मतलब एक के लिए पैसा ले रहा हो, दूसरा पूरा के पूरा फ्री जा रहा है, ठीक है सब। इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई फ्री गुड्स, बट इन केस ऑफ 2 मोर वेदर सिंगल प्राइस चार्ज है, सो द बेस्ट रिटेन सप्लाई गुड्स है, सब 2 प्राइस ऑफ 1 है। टैक्सेबिलिटी कैसी आएगी? देखो गाइस बाय 1 गेट 1 में क्या होता है? अरे एक लो एक फ्री, मतलब एक का पेमेंट ले रहा हूँ, दूसरा मैं आपको उसके साथ में फ्री दे रहा हूँ। एक का पेमेंट ले रहा हूँ और दूसरा मैं उसको दूसरा उसके साथ में फ्री दे रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी है गाइस, क्या एक का पेमेंट ले रहा हूँ एक का नहीं, सिंगल प्राइस चार्ज की, मैंने यहाँ पे सिंगल प्राइस चार्ज की है। तो गाइस मतलब अब देखना बाय 1 गेट 1 में क्या एक की प्राइस बढ़ जाएगी,
तो डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना प्योर मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो बढ़ जाएगी। तो जो पूरी की पूरी जो एक प्राइस लूंगा ना, मैं उन दोनों को आधी आधी दोनों प्रोडक्ट पे बांट लूंगा, और इसको हम ट्रीट करेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में, सेक्शन 8 में देखेंगे इसको, ठीक है। तो गाइस अपना यहाँ पे 7.1 पूरा के पूरा कंप्लीट होता है। अब अपना 7.1A रहेगा, जहाँ अपने को सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है, और उसके बाद उसके बाद क्या है, नेगेटिव लिस्ट। उसके बाद नेगेटिव लिस्ट है, मतलब सेक्शन 7.2 सेक्शन 7.2, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ पे इस लेक्चर को, और बाकी का अपन देखेंगे जो है सेक्शन 7.1A है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फटाफट देख लेंगे, उसके साथ में नेगेटिव लिस्ट को भी कर लेंगे, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए, और एज यूजुअल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम की लिंक नीचे रहेगी, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम के ग्रुप की भी लिंक यहाँ पे रहेगी, आप फर्दर अपडेट्स के लिए उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, या मेल ID आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। तो बस करते हैं आज के लिए, थैंक यू सो मच।